स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। स्टूडेंट्स, हमने अब तक 2 यूनिट के टेस्ट जो हैं वो हमने कंप्लीट किए, यानी कि हमने 5 टेस्ट उन दोनों यूनिट के कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम एक नया टॉपिक और एक नया टेस्ट लेकर आए हैं आपके सामने। जो टॉपिक है आज का वो हमारा आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति संसार के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार से भिन्नता रखता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न आज हम करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट टेस्ट भी हम इसी टॉपिक का करेंगे। चलते हैं। आज हमारा जो पहला प्रश्न है इस टॉपिक का वो है, देखते हैं क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। कि कौन सा कारक है जो बालक के व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, केवल अनुभव। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, केवल पर्यावरण। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, केवल वंशानुक्रम। अनुभव, पर्यावरण, वंशानुक्रम केवल अलग अलग माना गया है इनको। और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, वंशानुक्रम तथा वातावरण, ये दोनों प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए और बताइए कितने आपको क्या इसका आंसर क्या सही होगा। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, वंशानुक्रम और वातावरण। क्योंकि देखिए 50-50% इन दोनों का योगदान रहता है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने के अंदर। वंशानुक्रम भी 50% रहता है और वातावरण भी 50% रहता है। परंतु सर्वाधिक प्रभाव अगर आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक प्रभाव हमारा किसका पड़ता है, हमारे वातावरण का पड़ता है। यहाँ पे पूछा गया बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन के अंदर केवल वंशानुक्रम दे रखा, अगर केवल वातावरण नहीं आ जाता तो हम यही करते ऑप्शन डी सी। परंतु अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है, तो सर्वाधिक प्रभावित के अंदर हम लिखेंगे वातावरण। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न होता है हमारा क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CAT व्यक्तिगत प्रशिक्षण की कौन सी विधि है। यानी कि हम 3 प्रकार की विधियाँ हम पढ़ते हैं हमारे इस व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अंदर। वैसे तो विधियां हमारी 3 प्रकार की हैं, जिसके अंदर हमारी व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, अप्रक्षेपी विधियां हैं और प्रक्षेपी विधियां हैं। और इनमें से CAT जो विधि है हमारी, CAT जिसे हम क्या बोलते हैं, CAT जो विधि है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि है, उस विधि को कौन सी विधि के अंतर्गत हम माना जाता है। CAT व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि को किस विधि के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, CAT की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। CAT की फुल फॉर्म होगी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या होता है CAT का फुल फॉर्म, चिल्ड्रन, C का होगा चिल्ड्रन और A का होगा एप्रिसिएशन और T का होगा टेस्ट। ठीक है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो है व्यक्तिगत प्रशिक्षण की कौन सी विधि के अंदर आता है, व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी से माना जाता है। देखिए, 3 प्रकार की विधियाँ यूज़ करते हैं हम हमारे व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अंदर। सबसे पहले जो विधि होती है जिसका नाम होता है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी होती है हमारी वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी होती है हमारी प्रक्षेपीय विधियाँ। अब इनमें फ़र्क क्या है वो देखते हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ वो विधियाँ होती है जिनमें देखिए एक व्यक्ति का, एक समय में सिर्फ केवल एक व्यक्ति का हम अगर मापन कर रहे हैं तो वो विधि कौन सी होगी, आत्मनिष्ठ विधि होगी। ठीक है, एक समय में अगर आपके केवल एक व्यक्ति का अगर प्रशिक्षण कर रहे हैं तो वो विधि कौन सी होगी, आत्मनिष्ठ विधि होगी, जिसके अंदर हम साक्षात्कार भी हो सकता है, जीवन इतिहास विधि भी हो सकती है, कई प्रकार की विधियां होती है। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधि है।
तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर क्या होता है कि एक समय में अगर आप किसी दो से या दो से अधिक व्यक्तियों का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो विधि कौन सी होगी, आपकी वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर आती है। ठीक है। तीसरी है प्रक्षेपी विधि। अब प्रक्षेपी विधि क्या होती है कि जो आपके अचेतन मन के अंदर, देखिए मन के कितने पार्ट हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। आप अगर अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से अगर जानना चाहते हैं किसी के, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको अगर आप जान रहे हैं तो वो आपकी प्रक्षेपी विधि होगी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि CAT जो है वो किस विधि का रूप है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रक्षेपी विधि। अब बात कर लेते हैं कि CAT जो है, इस CAT को लेकर कौन आया था, यानी इस CAT विधि का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए CAT विधि का प्रतिपादन जो है, CAT विधि का प्रतिपादक जो है वो लियोपोल्ड बेलक ने किया था। लियोपोल्ड बेलक ने किया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। देखिए प्रक्षेपी विधि में दो अन्य विधियां भी हैं, कौन कौन सी है, एक है IBT, एक है आपकी TAT। IBT TAT, देखिए IBT TAT और CAT, और एक है आपकी SAT। IBT की फुल फॉर्म क्या है, इंक ब्लॉक टेस्ट, और TAT की आपकी क्या है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और CAT की चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, और SAT की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो होती है से किसको पढ़ाया जाता है, बहरों को, अंधों को, गूंगे या विकलांग। बहरे, अंधे, गूंगे या विकलांग, ब्रेल लिपि जिसे कहते हैं हम। क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए ब्रेल लिपि के सही आंसर क्या होगा, अंधों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, यानी कि जैसे हाथ से छूकर जिसको हम अक्षरों की पहचान करते हैं उसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण व्यक्तित्व प्रशिक्षण का कौन सा प्रकार है। रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण व्यक्तिगत प्रशिक्षण का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण किसका प्रकार है, तो रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण जो है आपका वो प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। अब बात करते हैं रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण है क्या। तो देखिए हमने प्रक्षेपी विधियों के बारे में मैंने आपको बताया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले बताई थी IBT इंक ब्लॉक टेस्ट। इस IBT को ही क्या कहते हैं, रोशा शाही डब्बा प्रशिक्षण। अब ये रोशा शब्द कहाँ से आया, क्योंकि इस विधि का प्रतिपादन जिसने किया था उसका नाम था हरमन रोडसा। ठीक है, हरमन रोडसा ने 1921 के अंदर इस विधि का प्रतिपादन किया था। IBT इसका शॉर्ट नेम है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पर्सनैलिटी शब्द की किस भाषा के मूल रूप से लिया गया, यानी पर्सनैलिटी शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया, इंग्लिश, रोमन, जर्मन या लैटिन।
देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लैटिन भाषा से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि व्यक्तिगत शब्द जो पर्सनैलिटी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। परंतु जो व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति हुई है, नहीं पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है वो हमें बताना है कि, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या है, पर्सोना, ऑप्शन बी पर्सन, ऑप्शन सी पर्सनल, या ऑप्शन डी पर्सनैलिटी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए परसोना। परसोना शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब इस परसोना शब्द का हिंदी में अगर हम अर्थ की बात करें तो इसको मास्क या मुखौटा, इसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। ठीक है, परसोना शब्द से क्या बना, ये पर्सनैलिटी शब्द बना। क्या बना, पर्सनैलिटी शब्द बना। ठीक है, अब इस परसोना का अर्थ क्या होता है, एज वन अपीयर टू अदर। हम ये कह सकते हैं कि एज पर अपीयर टू अदर, या हम इसे कह सकते हैं लैटिन भाषा के कौन सा शब्द, परसोना। परसोना का हिंदी में अर्थ क्या है, मास्क या मुखौटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है। ऑप्शन बी, इनके मुंह की बनावट अन्य से भिन्न होती है। सी, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। डी, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अब बात आती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए कार्ल युंग ने, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल युंग। ठीक है, कार्ल युंग। कार्ल युंग ने एक सिद्धांत दिया था व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर, जिसका नाम था सामाजिक दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया था, कार्ल युंग ने। कार्ल युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। देखिए कार्ल युंग ने खुद ने तो 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, परंतु उनकी गुजरने के बाद में, उनकी डेथ होने के बाद में उनके जो शिष्य थे उन्होंने एक और प्रकार बताया। ठीक है, जिसे हम उभयमुखी के नाम से जानते हैं। परंतु हमें अगर कार्ल युंग के बारे में पूछा जाए तो कार्ल युंग ने 2 प्रकार के प्रकार बताए थे व्यक्तिगत व्यक्तित्व के, जिसमें सबसे पहला था अंतर्मुखी और दूसरा था बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन से होते हैं, जो एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं, अध्ययनशील होते हैं और लज्जाशील होते हैं। वो व्यक्ति कौन से हैं, अंतर्मुखी। अब देखिए व्यक्ति अगर एकांत प्रिय है तो वो सामाजिकता से दूर रहेगा। संकोची है, आत्मचिंतक है, खुद ही अपने आप के में आपके अपने बारे में सोच रहा है, तो सामाजिकता उसमें नहीं है। सामाजिकता किस में पाई जाती है, बहिर्मुखी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं, इनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें देखिए अधिक वाचाल, बोलने वाला, निडर, साहसी, समाजसेवी, लोकप्रिय, आशावादी, व्यवहार कुशल, ये प्रकार के अगर गुण हैं तो वो व्यक्ति कौन सा होगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होगा। ठीक है, तो कार्ल युंग ने ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व मापन यानी पर्सनैलिटी मेजरमेंट की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती। नियंत्रित प्रशिक्षण, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, अभिज्ञापक प्रश्नावली।
क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा अभिज्ञापक प्रश्नावली। ये जो है वो व्यक्तिगत मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में नहीं मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? ये कथन किसका है वो हमें बताना है। शेल्डन, यूंग, क्रेशमर, मॉली। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्रेशमर। क्रेशमर जो था उसने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था और अपने 3 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था कृशकाय, दूसरा था पुष्टकाय और तीसरा था स्थूलकाय। ये 3 प्रकार बताए थे। ठीक है। और ये कथन किसका है, कृशकाय का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व प्रशिक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी या व्यक्तिनिष्ठ विधि है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ विधि। प्रश्नावली जो है उसे व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंदर रखा जाता है और प्रश्नावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आर.एस. वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? आर.एस. वुडवर्थ ने किया था सबसे पहले प्रयोग। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल क्वेश्चन बच्चे अगर आज नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे अगले टेस्ट का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जिन बच्चों ने पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के टेस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टेस्ट में फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।